मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर एक आधारभूत अंतर क्या है? मौलिक अधिकार नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। नीति निर्देशक तत्व साधन है तो मौलिक अधिकार साध्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ये सही है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, है ना, बहस योग्य है, वाद योग्य है। न्यायालय में आप चुनौती भी दे सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। हाँ, 48 ए करके आना। अगर पर्यावरण की पूछे तो ए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली 48 पूछे तो कृषि और पशुपालन करना वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था? क्वेश्चन नंबर आपके 54 के अंदर यह कहा था आपका केटी शाह के द्वारा। केटी शाह ने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार इसको जारी करता है। राज्य हर जगह है, ये शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। ये कथन किस धारणा पर, ये वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर 55 है। राज्य हर जगह है ना, जहां कम वहां हम, हर जगह पहुंच जाए शक्तिमान। एकदम से शक्तिमान आके खड़ा हो जाते थे तो शक्तिमान जैसे आके खड़ा हो जाता था वैसे के वैसे स्टेट है अपने जनता के कल्याण के लिए। ये देखो आके खड़ा हो गया डीपीएसपी के अंदर 36 से 51। हाँ, कितने क्वेश्चन है टोटल? भानु गुजर तू बैठ जा, नीचे बैठ जा, छोड़ दे क्लास, तेरे लिए नहीं है क्लास, ठीक है? जोर आवे पढ़ने में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, 51 क के अंतर्गत प्रयुक्त जो पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है? हम पालन करें, आदर करें, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, वो संविधान का पालन करें, संविधान का आदर करें। 51 क है जो भाग 4 क के अंदर कहा गया है। किसके अंदर? भाग 4 क की बात कर रहा है, ठीक है? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर, 1976 के अंदर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 क के अंदर है। 4 के अंदर तो नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन 4 क के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि तुम नागरिक हो और तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे तब तुम्हें अधिकार मिलेंगे। केवल लेने का मत सोचो, देश को देने का भी सोचो। तो वो ड्यूटीज है, 11 मूल कर्तव्य है, तब तुम्हें फंडामेंटल राइट मिलेंगे। थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने में मौलिक कर्तव्य कौन से स्थान पर आते हैं? हम भारत के नागरिक होने के नाते आप उनकी एकता अखंडता की आप रक्षा करें, तो ये कौन से क्रम पे आता है? तो अच्छा प्रश्न पूछा है, तीसरे क्रम पे कैसे आता है सर बताना? लो जी, कर लो बात। इसको याद करने की एक ट्रिक है। भाग 4 क के अंदर, भाग 4 क के अंदर आपके अनुच्छेद, भाग 4 क है, भाग 4 क, और अनुच्छेद जो है वो आपका 51 क कह लो, ए कह लो, है ना, उसके अंदर। तो इसको समझो ऐसे, ABCD से याद करना, ABCDEFGHIJ और K। कैसे याद करोगे? ए से आदर्श, संविधान के आदर्शों का पालन करें, ये सीक्वेंस दिया जाता है। बी से भगत सिंह, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखे। सी से संप्रभुता, एकता की, अखंडता की रक्षा करें। डी से देश की रक्षा, डी से डिफेंस, डी से डिफेंस। ई से सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, है ना, समरसता और समान भ्रातृत्व, धर्म वगैरह इन सब प्रथाओं का त्याग करें जो समान के। ये क्या होता है कि ये एथिकली वो बात, मतलब समान। ई से इसका हो जाएगा, याद करना। एफ फॉर सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, परंपरा जो चली आ रही है उसको याद करें। जी से यहां पर वन, झील, जो आपका पर्यावरण है उसकी रक्षा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहां पर, ठीक है, इसको याद करें। और संपत्ति की सुरक्षा, फिर बाद में व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियां, और के से किड, ठीक है, के से किड। 11वां जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। सीधा सीधा पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, बाद में एक और जोड़ दिया गया था। ये मेन बातें हैं, तुम लोग इसको देख। हाँ, ई फॉर इक्वलिटी, इसको तुम ABCD से याद कर लेना, आराम से याद हो जाएगा। ABCD से 11 याद हो जाएंगे।
एक ट्रिक है, ABCD से इसकी ट्रिक है, गूगल पे सर्च करना, वो आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देखो, मूल कर्तव्य जो अभी मैंने आपको 11 बताए, उनमें से यहां पर ग्राम पंचायतों के गठन वाली बात है ना, ये फंडामेंटल ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल है, उसमें शामिल नहीं है, ये याद रखना। आगे देखिएगा, जोड़ा कौन सा असुमिलित है? भाग 2 में नागरिकता है, 3 में मूल अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन मौलिक कर्तव्य किसमें है? 4 क के अंदर है। संविधान के भाग 5 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 5 के अंदर संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 52 से ये स्टार्ट हो जाती है संघीय कार्यपालिका। भारतीय गणतंत्र का हेड कौन है? गणतंत्र का हेड है वो वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता है, तो ये आपके राष्ट्रपति जी हो जाते। इस वजह से ये राष्ट्रपति जी गणतंत्र के हेड है। याद रखना, गणतंत्र का प्रमुख है वो राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति जी हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस वजह से गणतंत्र है, ठीक है। और शासन का हेड पूछे तो कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री। इनकी बात करें तो ये शासन के हेड है, शासन के हेड है, और वंशानुगत नहीं हमारा राष्ट्रपति जी। आगे देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद जो आपका 52 है, वहां से कार्यपालिका शक्तियां स्टार्ट हो जाती है। कार्यपालिका शक्तियों को कुछ इस प्रकार से समझ लो। यहां पर कार्यपालिका शक्तियों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के आपका 78 तक कार्यपालिका है। विधायिका है वो आपके फिर 79 से 123, न्यायपालिका 124 से 147, तीनों अंग होंगे। कैग जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो आपके 148 के अंदर है। बट तीनों का आप अच्छे से ध्यान रखना कौन कौन से अनुच्छेद है। और देखो, एक प्रश्न ये आता है कि सर कार्यपालिका के अंदर पूछ लेवे कि कौन कार्यपालिका अंदर शामिल है, भारत की कार्यपालिका के अंदर क्या शामिल है। सीधा सा प्रश्न आएगा, उस समय याद रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल वो भी है, और ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट तो राष्ट्रपति, इसको याद करना, ये क्या है, कार्यपालिका के अंदर शामिल है, ठीक है। 11 घंटे वाली क्लास की PDF आज ही डालूंगा। अब अगर अनुच्छेद पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना, अब इतना तो माथाफोड़ी करना मत। 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। 52 में कहा गया है। अब राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां है वो सब 53, फिर 54, फिर 55 के अंदर इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया है, पदावधि है, क्या जो है पात्रता है, निर्वाचन के लिए योग्यता है, 60 के अंदर शर्तें है ना। ये 61 इंपोर्टेंट है। इंपीचमेंट की प्रोसेस है, दैट इज आपके महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति जी की 61 के अंदर, ठीक है। 52 में कौन सा कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 63 के अंदर क्या कह रहा है? अच्छा, कार्यपालिक शक्तियां, हाँ मुझे पता है। इस क्वेश्चन के अंदर संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी? ये 53 में बात कही गई है, जबकि 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, और कार्यपालिका शक्ति ये रहा आपके 53 के अंदर, ठीक है। 52 के अंदर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। सारे अनुच्छेद दिए हुए हैं सामने, 53 कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अलग है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति में तो हेड होता है, प्रमुख वही होता है, लेकिन हमारे यहां पर ये नहीं होता है, ठीक है। तो ए कथन सही है और आर कथन इसके अंदर क्या हो गया? गलत हो गया। तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ब्रिटिश राजा जो है वो वंशानुगत होता है, ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और वो आपके वंशानुगत होता है, ध्यान रखना, वंशानुगत। कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। और हमारे यहाँ क्या होता है? आपका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। 64 इसमें हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के थ्रू, और सारे आपके निर्वाचित लोग इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, आइए उसके बारे में अगले प्रश्नों में जानते हैं। ये जो पद्धति होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला देखो,
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके चुनाव के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इन सब के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सीधी सी बात है, तीनों ऑप्शन सही है, ये वाला यहां पर मनोनीत वाला गलत हो गया है। भारत के निम्न में से कौन है वो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति जी के चुनाव के संबंध में एक कथन आपका गलत है, मतलब गलत है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पहले पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए, और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तब तक पूर्व राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर के 5 साल तक पद धारण करते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह भी पद पर बना रहेगा, ये बात मैंने बता दी। निर्वाचक मंडल अगर अपूर्ण हो रहा है तो इस बेस पर चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में आप उसे चुनौती नहीं दे सकते। एक प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए तो इसकी चुनौती कहां दी जा सकती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर नहीं है ना, तो कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तब बताओ, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? जब दोनों ही नहीं है, राष्ट्रपति जी भी नहीं है, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्रपति जी अब मान लो किसी की डेथ हो गई, तब उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है ना, ऐसी स्थिति हो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर आपका जो 68 है इसको देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, सही बात है, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ में जोड़ा गया है। राष्ट्रपति के बारे में बात है, दूसरी शासन प्रणाली के बारे में बात है, बात तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तुमने आंसर इसमें भी सही दिया, अगर ये करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ये साथियों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 69 की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद अगर उत्पन्न हो जाए तो कहां जाओगे? गुरुजी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्वेश्चन 70 की बात करें, क्वेश्चन 70, हाँ जी, भारत के राष्ट्रपति जी की अगर मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर देवे या फिर हटाए जाए इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू अनुच्छेद 61 के तहत, तो रिक्ति को भरने में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। 71 कह रहा है आपके भारत के राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का पद एक ही समय में एक ही बिंदु पर अगर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर कौन से अधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाएगा? तो यहां पर यह आपके ग्रहण किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और वर्तमान में कौन है? गवई साहब। आगे देखिएगा 72, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन 72, उपराष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देगा, मुख्य न्यायाधीश इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, वो भारत के राष्ट्रपति जी को सबसे पहले आप कहोगे कि संसद के अंदर, और इसके लिए 14 दिन पहले पूर्व सूचना, और बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत भयंकर बहुमत चाहिए होता है, ठीक है। 14 दिन पूर्व सूचना, ज्यादा ही डीप में पढ़ना था, पूरे साल ऐप में पढ़े ही हो, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स तो बनाए होंगे ना। जब भी माइंड मैप का ऐप ले मेरे प्यारे साथी, मेरा ऐप लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, मेरा ऐप लेके पूरे नोट्स हाथ से लिख लो, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। 90% क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। आगामी सब इंस्पेक्टर हो गया, रीट है, लैब असिस्टेंट है, 6 भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर वगैरह, है ना। तो ये संसद हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 74 है, हाँ जी, राष्ट्रपति जी की मृत्यु, त्याग पत्र वगैरह, तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कितने समय तक कर्तव्य का निर्वहन? 6 महीने तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अगर उसके ऊपर लगाया जाए तो उसका भाग नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान भाग नहीं होता है, लेकिन चुनाव के संबंध में वो उसका भाग होता है। तो हम बात करें राज्य विधानसभाएं जो है, इनके जो निर्वाचित सदस्य है वो तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ संसद ही लाती है, यानी कि आपके संसद के द्वारा ही दोनों सदनों से इसको पारित करना जरूरी होता है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी नहीं है, पूछ रहा है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो देखो, संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना, तो इसमें से विधायी शक्ति है वो कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 बताओ, बताओ। संसद की बैठक स्थगित करना, शाबाश दिलीप, बहुत बढ़िया, शाबाश माही, वेरी गुड, XYZ जो भी है, बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। ये लोकसभा स्पीकर की पावर है, किसकी है, लोकसभा स्पीकर की पावर है कि बैठक, संसद की बैठक है वो स्थगित करना, लेकिन सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ये तो राष्ट्रपति के जिम्मे है। लेकिन स्थगित करना सीधी सी बात है, कई बार अखबारों में भी पढ़ते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग खुला रखो तो बैठक स्थगित करना आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, बता दो। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी नहीं है। देखो, मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी नहीं है, राजदूत की नियुक्ति से पहले लेनी पड़ती है, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर स्वीकृति और लोकसभा को भंग करने से संबंधित। लेकिन विधेयकों पर स्वीकृति से संबंधित अगर बात करें तो यह है आपका अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जी के पास में, यहां पर बात करें, यहां पर, हाँ जी, अनुच्छेद 100 विधेयक के संबंध में, विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में भी होगा। देखो, सीधी सी बात है, या तो विधेयक को स्वीकृति देगा, या अपने पास रोक के रखेंगे, या फिर वापस पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, और धन विधेयक हैं तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे। 3 ही शर्त हैं, कंडीशंस है, ठीक है। ओके ओके। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद में अधिनियम बन जाता है, वही 100 विधेयक के संबंध में 111 के अंतर्गत मैंने कहा है कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद में जब राष्ट्रपति जी अपनी सहमति दे दे, उस समय, है ना, राष्ट्रपति जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, 78 के अंदर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आपकी लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए, लोकसभा का सत्रावसान करना, सत्राहूत करना, ये सब राष्ट्रपति के बारे में है। आर्टिकल आपका कौन सा है, देखो मैं कौन से क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कोर एरिया वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। संपूर्ण थ्योरी का 10%, 5% भी ये नहीं होगा, लेकिन प्रश्न यहां से बार बार आते हैं, ठीक है। तो 85 के अंदर इनके बारे में कहा गया है कि लोकसभा का सत्रावसान राष्ट्रपति का पावर है। क्वेश्चन 80 जो कहा गया है, देखिएगा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास में है। ये पहले कभी पूछा जाता था, अब तो शक्ति है नहीं, क्योंकि सदस्य नामित मनोनीत किए भी नहीं जाते हैं, वर्तमान में खत्म कर दिया गया है इस सिस्टम को ही। ये कौन से वर्तमान में समाप्त है ना, इसको मैं लिखवा देता हूं, वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, और वर्तमान में इसको समाप्त किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, लिखिएगा 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CA शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, लेकिन फिर कहोगे सर ये CA का मतलब क्या होता है, संशोधन 2019 में, वरना 2 गोरों को नामित करना पड़ता था, मनोनीत करना पड़ता था, ठीक है। अब वो लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 80 के बाद में क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के संबंध में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। अनुच्छेद 111 के अंदर या तो स्वीकृति देवे, 3 ही कंडीशन है, या रोक लेवे, या अगर साधारण विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से, सदन के पास है ना, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में पॉकेट वीटो कहा गया, या जेबी, है ना, राष्ट्रपति जी ने अपने जेब में डाल दिया, इस तरह से पॉकेट वीटो जिसे कहा गया, पॉकेट वीटो।
जे भी अधिकार कहा गया था। यह सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था बताओ? ज्ञानी जैल सिंह ने एक प्रयोग किया था सबसे पहले। ज्ञानी जैल सिंह के पास डाक अधिनियम आया था। डाक जो अधिनियम 1986 का है वो 2010 तक पॉकेट वीटो ही रहा। तो ये आपका 1986 का लिखिएगा, 1986 का डाक अधिनियम, उसको उसके बाद से पॉकेट वीटो की शब्दावली स्टार्ट है, जेबी वीटो। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग करते हैं वो आपके मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, है ना, बिना मंत्रिमंडल की अनुशंसा नहीं है। तो ये आपके 85(2)(b) के अंदर कहा गया है। आर्टिकल 85(2)(b) के अंदर ये कहा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा, क्योंकि सरकार की जब हम बात करते हैं तो आपके लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अगर विश्वास वहां नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है, उसको त्याग पत्र देना पड़ता है अविश्वास हो जाए तो। ठीक है। अब एक प्रश्न ये याद रखना कि संसद, अनुच्छेद *80 के अंदर संसद है, एक सरल की ट्रिक है ना, सरल की ट्रिक है। 79 के अंदर, अनुच्छेद 79 में संसद है, राज्यसभा आपके 80 के अंदर है और लोकसभा आपके 81 के अंदर है। एक सेकेंड, ये कई बार पूछ लिया जाता है ना। ये तो हो गई संसद, 80 के अंदर हो गया आपके राज्यसभा उच्च सदन, और अनुच्छेद आपका 81 है वहां पर होगी लोकसभा। ठीक है। और संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा। पहले इसका नाम 1954 से पहले की बात है हाउस ऑफ कॉमन, और काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट अपनी राज्यसभा को कहा जाता था। कई बार प्रश्न आता है कि भाई बताओ काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या है? वो राज्यसभा के लिए शब्द था। राज्यों का सदन है, इस वजह से इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में जैसे राजस्थान से बात करें तो 10 प्रतिनिधि जाते हैं, और ये एक स्थायी सदन है। क्या है? ये एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। ठीक है। और राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और लोकसभा है वो आम सदन है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है। यहाँ जनता द्वारा डायरेक्ट जो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो बैठते हैं। ठीक है। राजस्थान से कितने हैं? 25 हैं। तो ये राजस्थान से, तो इनकी संख्या हम बात करें तो राजस्थान से तो हो जाते हैं ये 25 और ये हो जाते हैं 10। तो ये प्रश्न हो गया आपके क्लियर। आगे देखो, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश है, संसद अस्तित्व में नहीं हो, कानून की जरूरत पड़ जाए, और जो कानून राष्ट्रपति जी जो आदेश जारी करे वो अध्यादेश है। जो आर्टिकल जो आपके कौन से है? अनुच्छेद 123 के तहत। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक? देखो प्रश्न की भाषा को समझो। राष्ट्रपति जी ने एक अध्यादेश जारी किया और संसद का सत्र वापस शुरू हो गया, उस समय कितने समय तक संसद के पटल पर रखना जरूरी है? अगर संसद ने उसको पारित कर दिया तब तो वो कानून बन जाएगा, और नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। तो ये 6 सप्ताह है, इसमें 6 महीने मत कर देना। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह हो जाएगा। दोनों सदनों से उसको पारित करना जरूरी है। अनुच्छेद 85 की बात करें तो आपका राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है, कौन से अनुच्छेद के तहत? 123। ये राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है, भारत सरकार अधिनियम 1935, अभी सेकंड ग्रेड वालों के थोड़ा अधिनियम वगैरह ज्यादा है, इनकी बाद में क्लास लगेंगे पटवार, तुम्हारे शुद्ध पॉलिटी है। हाँ जी। तो यहां हम बात करें अनुच्छेद 123, यहां पर तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123, तो ये तो है आपके राष्ट्रपति जी के पास में, राष्ट्रपति। और राज्यपाल की बात करें तो आपका है 213, अनुच्छेद 213, ये राज्यपाल के पास में है कि वो अध्यादेश जारी करे। ठीक है। तो ये थोड़ा अलग अलग है ना, बेड़ा मत कर जो। आगे देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? जब भी राष्ट्रपति को लगे कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, हालांकि उसको मानना उसके लिए बाध्य नहीं है ना। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 143 इसके तहत, हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है ना, एक चीज याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्श बाध्यकारी नहीं है, और अनुच्छेद 143 के तहत वो क्या ले सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? सीधा सीधा क्वेश्चन बार बार आता है। अनुच्छेद 201 जो है, राज्यपाल है वो केंद्र का नुमाइंदा होता है कि नहीं, तो राष्ट्रपति जी के लिए भेजूंगा, भेज दे, तो राष्ट्रपति जी के पास भेज देते हैं, विलंब कर देते हैं। कई चीज ऑपोजिट गवर्नमेंट होती है तब होता है कई बार। तो 201 के अंतर्गत है जो आपके 87 के अंदर 201 होता है। राज्यपाल करता है ये सब काम, है ना, राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया, मेरे पास नहीं, थोड़ा चेक करने के लिए, है ना। कई बार आप अखबार पढ़ा करो, कभी कभी सुर्खियों में आता है, न्यूज सुन लिया करो 2 मिनट। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कामों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। किसको? राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंधित कर सकता है। राष्ट्रपति जी राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करेंगे अनुच्छेद 160 के तहत। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत ये आ जाएंगे। हाँ जी, 165 की बात करें तो यहां पर महाधिवक्ता की बात हो रही है। इसमें आता है आपका महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। और 310 की बात हो तो इसमें आते हैं संघ और राज्यों की बात की जाती है, संघ और राज्यों की बात है। और 162 में राज्य की कार्य की जो है आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति आती है। राष्ट्रपति की क्षमा करने की जो शक्ति है ना, वो आपके किस प्रकार की शक्ति है? तो क्षमा करने की शक्ति विधायी शक्ति है कि न्यायिक शक्ति है या कार्यपालिका शक्ति है? तो राष्ट्रपति के अंदर, राष्ट्रपति के पास में क्षमा वाली जो शक्ति है वो 3-4 रूपों में यूज की जाती है। एक न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आ जाती है। न्यायिक शक्ति क्षमा करने वाली शक्ति जो अनुच्छेद आपके 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास में क्षमा करने की शक्ति है। किस प्रकार की क्षमा करने की शक्ति है? लिखो A, B, C और D। पहला तो राष्ट्रपति जी डायरेक्ट पूरा ही क्षमा कर सकते हैं कि भाई तुमने कोई अपराध किया है, मैं तुझे क्षमा करता हूं, बात का कोई कानून तुझे नहीं पकड़ेगा, तो अपराधी को क्षमा कर दिया। दूसरा यहां पर हो गया उसके तहत लघुकरण परिहार। एक है आपका लघुकरण, यानी कि दंड की जो अवधि है वो कम कर दी, है ना। लघुकरण, आजीवन कारावास था, मान लो उसको 5-10 साल कर दिया। फिर है आपका परिहार और एक है प्रविलंब। परिहार, परिहार और एक है प्रविलंब। ये 4 प्रकार होते हैं। प्रविलंब मतलब उसे टाइम दे देना ताकि वो और उसको टाइम मिले अपने, और परिहार है मतलब उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस इसमें भी किए जाते हैं। लघुकरण मतलब दंड की अवधि को कम किया जाता है, और क्षमा मतलब टोटली माफ कर देना। भारत के राष्ट्रपति को समाधान की जो शक्ति है वो आपकी 72 के अंदर है। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह समाधान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। इनमें से कौन सा? हाँ, शिवराम सैनी कह रहा क्लास देखते देखते सर नींद आ गई मेरे को। कोई बात नहीं बेटा, नींद बहुत जरूरी है, 10 मिनट की झपकी ले लिया करो, अच्छी बात है ना, नींद लेने से रिफ्रेश होते हो। यहां पर बताओ कौन सा इसका नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिर्फ और सिर्फ कदाचार, अवमानना, वो उस है ना, वो कुछ प्रावधान होते हैं उसके बेस पर ही हटाया जा सकते हैं, राष्ट्रपति जी के हाथ में नहीं है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, और हर 6 महीने बाद संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर, ठीक है, प्रति 6 माह बाद इसकी अवधि दोनों सदनों द्वारा बढ़ाई जा सकती है। प्रति 6 माह बाद में बोथ हाउसेस जो है द्वारा अधिकतम 3 महीने तक राष्ट्रपति शासन, मतलब आर्टिकल 356। अगला देखो, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्द सह भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति क्या नहीं है? उच्चतम, देखो, अध्यादेश का प्रख्यापन है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना है, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। क्षमादान की है। संदेश भेजना की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है, एक सेकेंड, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से कौन सी नहीं है? देखो, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना और अध्यादेश का प्रख्यापन करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर लिखो बी, यानी कि परामर्श द्वारा ये कार्य है वो शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है ना, ये नहीं आता है। संदेश भेजना वाला का तो हम बात करें तो 86 के अंदर आता है ये, है ना, अनुच्छेद
86 के अंदर जो है सत्र अवसान करना, सत्र आहूत करना, अवसान करना, ये सब है, लेकिन स्थगित करना वो लोकसभा के स्पीकर के संबंध में है। तो मिलते जुलते शब्द आपसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। आगे ओके, कल 12 घंटे खड़ा भी रहना है मेरे को, अभी 2 बज गए हैं, है ना, फटाफट कर देता हूं इसको। लैब असिस्टेंट वाले बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूँ बेटा आएगी भर्ती, सी का शांत क्वेश्चन। मैं देखता हूँ रमेश, है ना, क्लास एक बार एंड हो जाए तुम्हारा कमेंट लूंगा सबका। एक तो तुम हजारों की संख्या में और मैं ठहरा अकेला, अभी तक मैं 50,000 को पढ़ा चुका हूँ। यहां हम बात करें निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। संवैधानिक विशेषाधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है। संवैधानिक विशेषाधिकार साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। दिए गए में से कौन सा यहां पर संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, हालांकि उसको लौटा भी नहीं सकते, तो ये उसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से क्रम कौन सा है। तो राधा कृष्णन जी और राजेंद्र प्रसाद जी है, उसके बाद में राधा कृष्णन जी है, ये इसमें भी, लेकिन फिर तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन आते हैं, वीवी गिरी नहीं आते हैं, ये हमने पढ़ा भी था। ऐसा पटवारी में आया कि नहीं आया, है ना। यहां पर हम बात करें उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए इनमें से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो जो है आपका हाँ जी, ये आपका राज्यसभा से ही प्रस्ताव पारित होना चाहिए और 14 दिन पूर्व सूचना के पारित होना जरूरी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। वो है आपका द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है, केंद्र की सरकार का मुखिया होता है। और भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका कथन है कि आपके प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, कथन गलत हो गया। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद में अंदर सब आ जाते हैं और वह अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता है, करने का अधिकार है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यह कथन यहां पर सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का, आपके प्रधानमंत्री के दायित्व का, किसके, प्रधानमंत्री के दायित्व बताए गए हैं 78 के अंदर कि वो कड़ी के रूप में काम करेगा, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी के रूप में काम करेगा, मंत्रिपरिषद वर्सेस राष्ट्रपति वर्सेस मंत्रिपरिषद, उसकी कड़ी के रूप में काम करेगा, यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है। क्वेश्चन 101 है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, आपका लोकसभा के प्रति, है ना। अनुच्छेद 75(3) में यह बात कही गई है, अनुच्छेद 75(3) के अंदर यह बात कही गई है, याद रखिएगा। 102 में देखिएगा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है, प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है, जैसे कि मनमोहन सिंह जी थे, जैसे कि इंदिरा गांधी थे, ठीक है। हाँ ठीक है रमेश, रुक जाओ 2 मिनट, क्लास के लास्ट में तुम्हारा कमेंट लेंगे, रुक जाओ, ठीक है, अभी पढ़ाते हैं, लास्ट में डाउट लेंगे सबके। प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के अगर सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। उच्च सदन के अगर सदस्य है तो क्वेश्चन नंबर 102 की बात कही जा रही है, जैसे मनमोहन सिंह जी थे पिछली बार, है ना। प्रधानमंत्री अगर उच्च सदन के सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव, ये बिल्कुल सही बात है कि अविश्वास प्रस्ताव है तो वो लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति होता है। इस वजह से अपने पक्ष में वो वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसके सदस्य नहीं होते, वो तो उच्च सदन है उसके सदस्य होते हैं, तो निम्न सदन वाले ही भाग दे सकते। तो ये आपका पहला ही सही हो सकता है, पहला हो सकता नहीं, मतलब ए ही राइट है भाई, इसमें ए ही राइट है।
103वां आंसर देखिएगा, प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल दिया गया है, प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल दिया गया है, पहचान करो। हाँ जी, बेटा वो विदेश शक्ति के अंदर आएगा, संदेश भेजना है ना, तुम लोग ऐसे फालतू की तैयारी मत करके आया करो, ठीक है। माही सुतार, बेटा वो विदेश शक्ति के अंतर्गत होता है, पढ़ लो पहले विदेश शक्ति, ठीक है। यहाँ मुझे बाद में सिखाना बैठ करके, बेटे आ जाते आधी बार तो ही नहीं, पढ़ लिया करो। हाँ, डिस्टर्ब मत किया करो क्लास में, मैं तो इतना मौका देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तुम लोगों की हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ, उसका गलत फायदा मत उठाया करो। 562 रियासत थे उस समय बेटा, छोड़ो उसको। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है। जैसे ए की बात करें, देवेगौड़ा का 97 98 था। प्रधानमंत्री क्वेश्चन नंबर जो आपका 103 है उसकी बात करें, 96 97 है, 96 97 है। और अटल जी की बात करें तो अटल जी सी के सामने आ जाएगा आपका 1 99 से 2000, सी के सामने 1 यहीं पर है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे में एक दो अगर आपको भी पता है तो आराम से उसको सही कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये पीवाईक्यू है, सारे के सारे पीवाईक्यू सिविल में पूछे गए, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए, हालांकि है क्वेश्चन कई सारे छोटे छोटे भी, ठीक है। तो कौन कौन से थे, चलो ठीक है। तो ये होगा जहां अटल जी का कार्यकाल हम सबको पता है कि भाई 99 जो पोखरण विस्फोट वगैरह और 2004, ये याद रहेगा अटल जी वाला है। बाकी वाला अगर तुम्हें नहीं पता है तो भी तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो 103 का आंसर क्या हो गया, आराम से, बाकी तुम मिलान कर लेना अच्छे से। जैसे हम बात करें, ए के सामने 4 है, बी के सामने 3 है, बी के सामने 3 हो गया, ये तुम्हारे लिए मिलान कर लेता हूँ। डी के सामने 5 है, इंद्र कुमार गुजराल का ये हो गया, आई के गुजराल हो गया। और ई विश्वनाथ प्रताप सिंह का हो गया 2 89 90। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। राजस्थान पॉलिटी के 2025 के सारे पेपर के 100 150 200 प्रश्न करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब रुको, जीएस तो सारा अपना ही है, क्यों चिंता करते हो। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर हम बात करें, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा में सदस्य संख्या चाहिए 50 चाहिए, यहां पर सी। क्वेश्चन 105 अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 उसके तहत 15% से अधिक नहीं होगी जो मंत्री परिषद है वो आपके, मंत्रिमंडल तो और छोटा होता है ना, 15% है ना, लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी, ये बताया गया है, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। आगे देखो, अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। त्याग पत्र देने के बाद किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, वो स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। भारत के एक मंत्री को अपना त्याग पत्र देने के बाद में स्पीकर की, ठीक है। और ये आपके नियम 199 के तहत है, ठीक है, 199 के तहत। अगला देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि भारत सरकार की तरफ से जो वकील है वो है आपका महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। वर्तमान में कौन है, जरा कमेंट करो तो। प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, बताओ। प्रथम विधि अधिकारी के रूप में उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधि 107। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल को कैसे नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारतीय संसद बनती है, संसद में क्या शामिल होने पर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सबको। हाँ, वेंकट रमणी, बहुत बढ़िया, वर्तमान में है वेंकट रमणी। ओके, अगला देखिएगा, संसद बनती है तीनों से।
राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है और संसद में वोट दे सकता है। राष्ट्रपति के संबंध में क्या है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के संबंध में क्या होगा? राष्ट्रपति के संबंध में सिर्फ एक ही बात निकल के आ रही है और वो है संसद का हिस्सा होता है, संसद मिलके बनती है इनसे। एक साल में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? 2 बार होना जरूरी है और दोनों के बीच में आपका 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितनी? हाँ, 85(1) के अंदर इसकी बात किसके अंदर कही गई है? आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद 85(1) के तहत आपके साल में 2 बैठक होनी जरूरी है और दोनों बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ओके, अगला देखिएगा। नेक्स्ट, भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? संसद के संबंध में दिए गए में से कथन कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये तो है, हमारे पास है ये व्यवस्था। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, यह भी है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, नहीं, ये कथन आपका गलत है। निम्न सदन वाला भी जरूरी नहीं है, मंत्री आपके उच्च सदन से भी बन सकता है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। लोकप्रिय ना, सी कथन भारत की संसद के संबंध में गलत है, क्योंकि निम्न सदन तक मंत्रिमंडल की सदस्य, आप ऐसा थोड़ी है। अब मनमोहन सिंह जी खुद हो गए और उस समय जब पहले की बात करें राज्यसभा से भी तो बनते हैं ना, ये क्या बात हुई? इसलिए ऑप्शन सी गलत। इसका आंसर करो फटाफट, तब तक मैं थोड़े कमेंट सही कर देता हूँ, टीवी ऑफ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा रुको। आंसर करो फटाफट यार, मैं तुम लोगों के घर परिवार के मेंबर की तरह पढ़ाता हूँ, इतना प्यार से पढ़ते नहीं हो तुम। पढ़ लिया करो, इसका आंसर करो। आंसर करो फटाफट। एक तुम लोगों से मिलता हूं तब अच्छा लगता है ना, लाइव आता हूं, तुम लोगों से बात करता हूं तब अच्छा लगता है। थोड़े कमेंट्स वापस देख लेता हूं, हालांकि ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी। कुलजा सिंह भाई, ठीक है, आ जाओ। 3 घंटे से पहले अपने 200 क्वेश्चंस और बहुत सारी थ्योरी का मैटर है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। अच्छी खुशी की बात है भाई। ये तो कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कोई भी कानूनी विधेयक है वो संसद के कौन से पटल पर रखा जा सकता है? देखो, कानूनी विधेयक अगर कोई है तो वो किसी भी पटल पे रखा जा सकता है। कानूनी है दोनों में से किसी भी पटल पे। अगर वित्त विधेयक है तो आपका यहां पर है ना, वित्त विधेयक है तो आपका केवल और केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। आई बात समझ में? सीधी सी बात है, कानूनी विधेयक तो कहीं से भी रखा जा सकता है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ना आंसर करो। जोश रखो मोटियारा, काले 12 घंटे लगातार लाइव लेनी है, ठीक है ना। ज्योग्राफी नई वाली, ठीक है ना। पहले वाली को तो तुम 8 लाख लोग देख चुके हो। आज रात उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, आज रात पक्का दूंगा। इतने दिन बिजी था इसलिए नहीं दे पाया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि 100 पेज सेव नहीं हुए थे यार, है ना। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस वजह से नहीं दी थी। 400 क्वेश्चन सेव हुए थे, 125 क्वेश्चन और है, 525 थे टोटल। वो आज उसकी व्याख्या लिख करके अलग से सेव करके दोनों पीडीएफ को मर्ज करके फिर भेजूंगा टेलीग्राम। किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने समय तक, 2 महीने तक आपका उपस्थित रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर कितना हो गया? 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 101 का सब क्लोज
आपका 4, अनुच्छेद 101 का सब क्लोज 4 हो जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, 60 दिन या 2 महीने, एक ही बात है। संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलता है। देखो संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा में, राज्यसभा। आंसर करो तुम लोग, थोड़ा तैयार हो जाओ पटवारी के लिए। देखो संघ, आज तक ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं होंगे ना, ये तगड़े वाले क्वेश्चन है। हाँ, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या दोनों? तो ये दोनों के अंदर है। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, 99% बच्चों का सही आंसर आ रहा है। खूब सारा आशीर्वाद, हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर करो फटाफट। निम्नलिखित में से कौन है वो आपके संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? संसद के सदस्यों का, अब आज के टाइम में अनुच्छेद वगैरह ऐसे नहीं पूछे जाते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार कौन सा नहीं है? देखो सामूहिक मतलब हम मरेंगे तो मरेंगे सनम, तुझे भी लेके डूब के मरेंगे। ठीक है, वो वाली बात है। ये कहा जाता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है सामूहिक रूप से, तो मरेंगे तो तुझे भी साथ लेके जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। तो चर्चा और प्रक्रिया, ये तो सब मिलेंगे तब होगा। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये सभी शामिल होते हैं। साक्षी के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये व्यक्तिगत है। उपस्थित, भाई तूने कांड किया तो तू ही उपस्थित हो, व्यक्तिगत है, ये सामूहिक नहीं है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेष अधिकार ये है। ये सब सामूहिक है और ये एक है वो इसमें नहीं था। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इतना बहुत है। आगे देखिएगा, नहीं सी था बेटा, उसमें सी होगा। ठीक है, अच्छा देखो अगला, देखो लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का जो निर्णय करेगा वो कौन करेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। लाभ के पद के संबंध में तो मैं 2 अनुच्छेद बता देता हूं। लाभ के पद के संबंध में तो 2 अनुच्छेद लिखिएगा आपके संसद और विधानसभा के अंदर। एक आपका संसद के लिए, एक आपका विधानसभा के लिए। लाभ के पद, संघीय संसद है वो लाभ के पद का निर्णय करेगा। हाँ, ये आपके हम बात करें, अगर संसद के अंदर बात करें 102A, 102 अनुच्छेद 102A हो गया, और इसके अंदर हो गया 191 आर्टिकल 191A, 191 1A है ना, 1A भी आ रहा है इसके अंदर, 1A और इसमें 1A, अलग अलग है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत निम्न में से किसकी आवश्यकता है? पहले तो अनुच्छेद 108 याद रखो, संयुक्त बैठक की ये बात याद रखो। ये किसकी आवश्यकता है? संयुक्त बैठक बुलाने के लिए यहां पर किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति का आशय। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है बताओ? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति का आशय, ये जरूरी है 108 के तहत। संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हो रहे हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बताओ बताओ फटाफट। राज्यसभा का पहला गठन कौन से साल में हुआ था? मैंने अभी बताया था, है ना। राज्यसभा का पहला गठन है वो कौन से साल में हुआ था? राज्यसभा का जो प्रथम गठन है वो आपके 1952 के अंदर। लोकसभा, राज्यसभा, हाँ स्पीकर, राष्ट्रपति, अलग अलग आंसर आ रहे हैं तुम लोगों के। लोकसभा, स्पीकर, ओके बहुत बढ़िया। बुलाता राष्ट्रपति है, बिल्कुल विकास, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर। ये 1952 के अंदर पहली लोकसभा का जो है राज्यसभा का गठन किया गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। तो सर्वप्रथम गठन है आपका कब हुआ था? 3 अप्रैल को हुआ था। इसको लिख सकते हो 3 अप्रैल 1952। और उसके बाद में दूसरी डेट लिखो, 13 मई को इसकी पहली बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को फर्स्ट बैठक। ये तो गठन के बारे में याद रखना, इस समय याद रखना फर्स्ट बैठक। अगला देखो, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा,
अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्न में से किससे प्रभावित हुए थे? हमने ये जो प्रतिनिधित्व वाली बात है ना, ये कहां से ग्रहण की है, बताओ एक बार। हाँ जी, कौन से देश के संविधान से हमने ये प्रतिनिधित्व वाली बात है वो ग्रहण की? जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो आपके कहां से? आयरिश से, है ना, आयरलैंड के संविधान से। और 12 सदस्यों का राज्यसभा के अंदर क्या होता है? मनोनयन होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों का? 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। राज्यसभा में राज्यों के स्थान किस प्रकार दिए गए हैं? उनकी जनसंख्या के रूप में ना, जनसंख्या के आधार पर उसको जो स्थान दिए गए हैं राज्यों के अंदर, प्रतिनिधि है वो किस आधार पर है? वो जनसंख्या के आधार पर है। इस वजह से हमारे राजस्थान से कितने हैं? वो है 10 है। ठीक है, अगला देखो, पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी उस अभिनेत्री का नाम क्या है? ये प्रश्न भी पूछा गया था एक बार। ये नरगिस दत्त है, नरगिस दत्त। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष होता है और हर 2 साल बाद में 1/3 है वो रिटायर होते रहते हैं। हमारे संविधान के अंतर्गत बताओ, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, 5 साल में समाप्त हो जाता है, 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय ही नहीं है। तो राइट आंसर है वो ये क्या है? स्थायी अध्यक्ष, स्थायी सदन होता है। 126, यदि सरकार राज्यसभा में हार जाए तो क्या होता है? अगर सरकार अगर राज्यसभा में हार जाए, बताओ। ठीक है, सरकार अगर राज्यसभा में हार जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होता है। अगर लोकसभा में हार जाए तो घर जाना पड़ता है। ठीक है, लोकसभा में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मेन जो कंसेप्ट है उसी के बेस पे अच्छे अच्छे प्रश्न है, इसको आप करते रहो अच्छे से। कुछ नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा एक उस सदन है जहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां कौन से क्षेत्र में? ऊपरी जो सदन है उसकी लोकसभा के जैसी की जैसी शक्तियां है वो कौन से क्षेत्र के अंदर है? संविधान के संशोधन की संबंध में, कि जैसे मतलब दोनों सदनों से बराबर बहुमत से पारित होना पड़ता है। कई सारे प्रावधान है। अनुच्छेद 368 जो है ना, आर्टिकल 368 जो है उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान के निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। और वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में आपकी कितनी है? 543 है। और वो जो मैंने पिछले पटवारी पेपर में पूछा गया था 31वां, उसमें 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। अभी 2 मनोनीत नहीं है, तो आप याद रखोगे कि 543। ठीक है, हाँ, 2 मनोनयन वाले है ही नहीं, पहले 2 थे तो वो था। अभी 552 अधिकतम हो सकते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, ओके। इसमें क्या होते हैं? हाँ जी, (524) इसमें एक डाटा याद रखना, 524 और एक है आपका 19। 524 की बात करें तो वो राज्यों से, और ये है केंद्र शासित प्रदेशों से। ये है आपके राज्यों से और ये है आपके यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से। तो केंद्र शासित प्रदेश से जो प्रतिनिधि है वो 19 है और राज्यों से है तो आपके 524, तो टोटल हो गए 543 हो गए। और राजस्थान से है 25। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के किस संशोधन के द्वारा? और मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, ये सारे PYQ है और मुझे खुशी हो रही है कि मैं जो मेरे पास सोच सकता हूं, या मैं आपके लिए जो टेस्ट सीरीज बनाता हूं जिसमें PYQ भी यूज करता हूं, नए क्वेश्चन भी बनाता हूं और टीम को भी बोलता हूं भाई वैसे क्वेश्चन रखें। तो वो लेवल है जहां से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, पटवार एग्जाम हो या RS प्री हो या CET हो आगे वाला तुम्हारा, या SI वाला पेपर हो। देखो ये प्रश्न उन्हीं मेरी जो कुछ प्रामाणिक किताबें जिनको मैंने पढ़ा था उनमें से सारे क्वेश्चन है ना। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 45 कर दी गई। ये कब का? 1972 के अंतर्गत, 1972 के अंतर्गत। लोकसभा का पहला आम चुनाव, पिछली बार GV मावलंकर वाला पूछा गया था, इस बार हम बात करें तो 1952 के अंदर लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है। और ये आपको पहली बैठक की बात करें तो 13 मई 1952 को, 13 मई
13 मई 1952 को ये आपकी फर्स्ट बैठक होती है, ध्यान रखना फर्स्ट बैठक होती है। और एक प्रश्न है कि कितनी सीटें थी इस समय, कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, 489 सीट थी। पहली जब हम बात करें लोकसभा उसकी बात करें, कितनी सीट थी, 489 सीटें उस समय चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। ठीक है, राजस्थान करंट की पीडीएफ जस्ट आधे 1 घंटे में भेज रहा हूं क्लास खत्म करके, एक बार क्लास को शेयर करो सारे बच्चे। 452 सीटों के लिए क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, या सीटें इतनी थी, याद रखना। लोकसभा का कार्यकाल है वो आपका किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ये है आपातकाल की घोषणा में 1 वर्ष के लिए अधिकतम, यहां पर एक बार के लिए 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ओके। चलो, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से लोकसभा को, या लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। एक चीज बताओ मजेदार, कान खोलो फिर बताता हूं। फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट। 90% जो थॉट होती है वो पहली थॉट आते ही वो तुम्हारा राइट आंसर होता है। अगर अच्छे से पढ़ के आए हो तब तो, न्यू तो थॉट थारा घनी आवे दिमा दिन में, गुरुजी लाडू खाऊं, बाटा खाऊं, ये खा लूं, वो खा लूं, तो बेटा वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। पेपर में पहली थॉट जो आए वो ऑलवेज राइट है, अगर पढ़ा हुआ अच्छे से है तो तुम सटीक हो। फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होता है। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग करते हैं तो वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार है ना, अब 85(2)(b) के तहत 85(2)(b), और अब तक 8 बार भंग हो चुकी है, 8 बार। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, देखो जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, SC एंड ST के लिए जो स्थान है वो कितने क्या आरक्षित है लोकसभा के अंदर, ये प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा जाता है। विधानसभा के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं, तो ये आपके कितने हो जाते हैं, 84 और 47 है, 84 है और ये है आपके 47, रट लेना। लोकसभा में जनजाति के लिए, ST के लिए, ट्राइब के लिए किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं, और हम बात करें तो सबसे बड़ी जनसंख्या जहां पर है वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीटें यहां पर यूपी के अंदर है। ठीक है भैया, ओके। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखिएगा, एक सेकेंड। जनजाति की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, इसको थोड़ा सा सही करना, इंपॉर्टेंट भी मानना। हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश होगा, इसका राइट आंसर सी, मध्य प्रदेश करना। ठीक है, राइट आंसर क्या करना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा आता है, क्योंकि जनजातियां ट्राइब कहां पर है उस हिसाब से है। ठीक है, झारखंड करना और सेकंड पे करना उड़ीसा, थर्ड पे उड़ीसा। ठीक है, यूपी थोड़ा सा एक नहीं होगा इसका आंसर, राइट आंसर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां वगैरह उस हिसाब से। ठीक है, ओके। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष का पदभार पिछले पटवारी पेपर में आया था, लास्ट पटवार में पूछा था, जीवी मावलंकर और राधाकृष्णन है वो आपके राज्यसभा के सभापति। पहले कौन प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे, लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो गए आपके पी संगमा हो गए, जो आपके जो जनजाति मतलब ट्राइब से आते थे। हाँ जी,
ना बेटा, परसेंटेज छोड़ो, यहाँ सीटों के हिसाब से हो रहा है परसेंटेज, वो जनसंख्या, सीटें सीटें कितनी उस हिसाब से कह रहे हैं। मिजोरम कह रहे हो तो मध्य प्रदेश से होगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं होगी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्य। तो लोकसभा आपके लोकसभा के स्पीकर की बात हो रही है, तो लोकसभा के स्पीकर की बात हो रही है, लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों के द्वारा होगा। इसका आंसर आपका राइट आंसर डी होगा 139 का। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिए गए में अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता है? बताओ। पद की शपथ, इनमें से एक ऐसा है जो बिना शपथ के भी चल सकता है, वो है आपके स्पीकर। इनको पद की शपथ की जरूरत नहीं है। प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए, सत्र अवसान करने के लिए राष्ट्रपति जी। और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि है, संचित निधि है, सभी हम बात करें। राष्ट्रपति संसद का जो उसके ऊपर अधिकार नहीं है, उसके संबंध में प्रश्न आता है। आकस्मिक निधि के संबंध में ये है आपके संसदीय स्वीकृति से पूर्व, ठीक है, संसद की स्वीकृति मिलने से पहले, यानी संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है। यह है आपके आर्टिकल 267 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि के लिए किया जाने वाला अनिवार्य भार नहीं है? संचित निधि के लिए किया जाने वाला अनिवार्य भार नहीं है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन नहीं है, वो बाकी भारत सरकार को जो लोन जो चुकाने हैं, जो न्यायालय है उनके दी जाने वाली पेंशन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते वगैरह है। बात हो रही है संचित निधि थी। 266(1) के अंदर इसका वर्णन किया गया है, संविधान के अंदर 266(1) के अंदर। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में एक अधिनियम के द्वारा। यहाँ इसका राइट आंसर 1950 में एक अधिनियम के द्वारा, या भारतीय संविधान के द्वारा, या 1917 में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कहा गया है कि जुडिशरी होगी, तो ये अलग से संविधान के अंदर बताया गया है, कोई पहले कोई अधिनियम के द्वारा नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो रिट जारी करने का जो अधिकार वगैरह है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों के अंदर सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे की बात की थी? तो केशवानंद भारती विवाद, तो मैंने तुम्हें बताया था। मूल ढांचे की जो बात की थी वो केशवानंद भारती वाला था ही था, है ना। केशवानंद भारती ये संत थे, केरल राज्य के खिलाफ खड़े हो गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? उच्चतम न्यायालय के वर्तमान जज है वो कितने हैं? उच्चतम न्यायालय के वर्तमान जजों की संख्या, अब ये डाटा 2019 के अधिनियम के द्वारा 34 कर दी गई है, ठीक है। हाँ जी, मूल रूप से 8 थे, वर्तमान 34 कर दी गई है। वर्तमान 34, मूल 8। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में। उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास में है? हाँ जी, उच्चतम न्यायालय के पास में। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में बात करें, अगला देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। 150 क्वेश्चन ये हो गए।